वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SME। देखिए, आज का जो मुख्य टॉपिक है अपना भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में डिस्कस करना था। तो जैसा कि पहली क्लास में मैंने बताया था, चूँकि 2 क्लासेस थी अपनी लगातार डिस्टर्बेंस हुई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन उसके आगे अपन जो है रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से इसको अपलोड करेंगे। आप लोग देखते रहिए। जो प्रमुख रूप से पहला प्रश्न तो यही बनता है कि बंदरगाह होते क्या हैं और इनका हमारे जीवन में या हमारे लिए क्या उपयोग है और हम क्यों इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि बंदरगाह क्या होते हैं। तो समुद्र से यानी जो जलीय भाग है और जो स्थलीय भाग है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाता है जहां पर जल का भराव तो होता है, परंतु जल की गतिविधि शून्य के बराबर होती है और वह जल एवं स्थल दोनों भागों के बीच में स्थित होता है, जहां पर आप बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, बोट होते हैं, उनको आप खड़ा कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप एक दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए जो आयात एवं निर्यात किया जाता है, तो वो चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। आपने देखा कि आपके देश में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं, उनका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु जो 200, आपको ये काउंटिंग कई जगह अलग अलग मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि 187 भी हैं, कई जगह आपको 300 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो परफेक्ट आपका कभी पूछा नहीं जाता कि छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है, हम लगभग वही पढ़ते हैं हमेशा इसे, क्योंकि 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो जो छोटे बंदरगाह हैं, उनका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत कोई ना कोई अगर विधान है या फिर उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको केंद्र सरकार के अधीन कर दिया जाता है। तो ये तो था कि इसका बंदरगाह क्या होते हैं और उसका संचालन किस तरीके से किया जाता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में किस तरीके से। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जैसे जो 7वीं अनुसूची है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, उस अनुसूची में बताया गया है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। उसमें आपका 3 सूचियां बताई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची के जो विषय होते हैं, उसमें केवल संघ सरकार या केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, परंतु जो राज्य सरकार का विषय है, यानी राज्य का विषय है, उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन उसमें एक समवर्ती सूची थी। समवर्ती सूची में केंद्र अथवा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का सर्वमान्य होता है। ऐसा मैं आपको संविधान में भी बता चुका था, बाकी आगे की क्लास में भी ये लगातार हम देखते रहेंगे। यानी टकराव की स्थिति अगर कहीं पर भी आती है या फिर जहां पर दोनों में कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो जो सर्वमान्य मत होता है वो केंद्र सरकार का माना जाता है। तो हमारे जो देश में मुख्यतः 13 बड़े बंदरगाह हैं, उसमें पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको आसान बनाया है थोड़ा सा। इधर पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट पे आप देखोगे आपके 6 बंदरगाह तो पश्चिमी घाट पर, और पूर्वी घाट पर आपके 7 बंदरगाह स्थित हैं। परंतु पूर्वी घाट पर अगर मुख्य तट की बात करेंगे, तो मुख्य तट पर आपके 6 बंदरगाह हैं। एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यहाँ से देखिए, पहले आपका जो पश्चिमी तटीय है, यानी पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह स्थित हैं, उनमें सबसे पहला बंदरगाह गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है और बहुत पुराना बंदरगाह भी माना जाता है। दूसरा बंदरगाह जो पश्चिमी तट पर स्थित है, मुंबई बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में स्थित है। क्योंकि मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसलिए इसकी सहायता के लिए एक अन्य बंदरगाह बनाया गया था, जिसका नाम था न्यावा सेवा बंदरगाह, और इस बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। देश का
संपूर्ण जो व्यापार होता है उसमें से लगभग 20% यानी आयात निर्यात जो समुद्र के माध्यम से या जल के माध्यम से होता है उसमें 20% लगभग मुंबई बंदरगाह से किया जाता है। और देश का सबसे बड़ा अगर बंदरगाह है तो वो मुंबई बंदरगाह है। इसके बाद आपका मार्मगोआ बंदरगाह जो आपके गोवा राज्य में स्थित है। मार्मगोआ बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ये छोटा बंदरगाह है, चूंकि जो गोवा है उसका क्षेत्र भी काफी छोटा है, लेकिन जो मार्मगोआ बंदरगाह है वो भी बहुत छोटा बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के बारे में आपने देखा होगा, देखो खनिजों की दृष्टि से कर्नाटक एक संपन्न राज्य है, जहां पर सोने की खदानें भी हैं, लोहे की खदानें भी हैं, परंतु सोना तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन लोहे की काफी पर्याप्त मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। अगर यहाँ पर लोहा पर्याप्त मात्रा में है तो उसे हम दूसरे देशों के लिए, जैसे जापान, मुख्यतः जापान के लिए निर्यात किया जाता है। तो जो गोवा एवं कर्नाटक ये दो बंदरगाह हैं, हालांकि गोवा जो मार्मगोआ है वो गोवा में है और न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, इन दोनों बंदरगाहों का उपयोग जापान के लिए एवं जापान समेत और भी यूरोप के कुछ देश हैं उनके लिए लोहे के निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद पश्चिमी तटीय का एक अगला बंदरगाह केरल में कोच्चि बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके आगे हम पूर्वी तट पर पहुंचे हैं तो पूर्वी तट पर एक राज्य स्थित है तमिलनाडु, और तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह यानी बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु में। कितने हैं? 3 बंदरगाह केवल एक राज्य तमिलनाडु में स्थित है, जिसमें तूतीकोरिन, हालांकि इसका पीवी चिदम्बरम के नाम पर नाम रखा गया है, परिवर्तित नाम। उसके अलावा जो चेन्नई बंदरगाह है और तीसरा आपका एन्नौर बंदरगाह है। ये तीनों ही बंदरगाह आपके पूर्वी तटीय के बंदरगाह हैं एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, और सर्वाधिक बड़े जो बंदरगाह आपके स्थित हैं वो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। अगला बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे संरचित भी है। इसके बारे में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला बंदरगाह जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, पारादीप नामक बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह बहुत सी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में अभी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा बताऊंगा। अगला बंदरगाह है आपका पश्चिम बंगाल में जो पूर्वी तटीय का एकमात्र या फिर संपूर्ण भारत में एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर स्थित बंदरगाह है, वो आपका कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह है। इन दोनों ही बंदरगाहों की बात करें, कोलकाता और हल्दिया, ये दोनों ही नाम अलग अलग हैं, परंतु इन दोनों की सीमाएं जब जुटी हुई यानी सटी हुई हैं तो इन दोनों को मिलाकर हम बड़े बंदरगाहों में एक संयुक्त रूप से अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि जो गंगा नदी थी उसकी एक शाखा हुगली निकलती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, और जब ये बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है तो यहीं पर इसी में ये बंदरगाह बनाया गया है, जिसे कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो प्रश्न है मैंने आपको एक जगह मेंशन किए हुए हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो सामान्य प्रश्न यानी जो छोटे छोटे एग्जाम्स में आते हैं, अभी जो अंदर थोड़ा सा डिफिकल्टी अपन आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ा बंदरगाह तो आपका जवाब होगा मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगला आता है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह। अगला आता है कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है या सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह को माना जाता है। सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह को माना जाता है। अब बात आती
आती है सबसे आधुनिक बंदरगाह। आधुनिक यानी आधुनिक दृष्टि से जिसे डिजाइन किया गया है, तो सबसे आधुनिक बंदरगाह आपका जेएल नेहरू बंदरगाह सबसे आधुनिक बंदरगाह है। अगला आता है कि ज्वारीय बंदरगाह का प्रमुख रूप से उदाहरण कौन से बंदरगाह को कहते हैं? तो आपका जो कांडला बंदरगाह है यह आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक आपका ज्वारीय बंदरगाह है जो आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र गुजरात में स्थित है। आगे दूसरा सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा बंदरगाह आपने देखा अभी मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, परंतु दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह आपका चेन्नई बंदरगाह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब आता है प्रश्न कि नदी पर स्थित भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर जवाब होगा कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह। इसके बाद की सबसे नया बंदरगाह या हाल ही में जो 12वें बंदरगाह के रूप में निर्माण किया गया था उस बंदरगाह का नाम क्या है? जो आपका हाल ही जो नया बना है वो आपका एन्नौर बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह भारत का सबसे नवीनीकृत या नया बंदरगाह है। अगला आता है कि दाहेज बंदरगाह एक बंदरगाह है जो आपका गुजरात में स्थित है। दाहेज बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है ये रसायनों के लिए प्रसिद्ध है यानी केमिकल्स के लिए। यहाँ पर काफी सारी केमिकल्स फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए निर्यात आयात ये केमिकल्स के लिए करता है, इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। यानी कौन से बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहते हैं? तो आपका दाहेज बंदरगाह है जिसे रसायन बंदरगाह कहा जाता है। अब बात आती है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका जो मुंबई बंदरगाह है ये भी आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो यहाँ जवाब होगा आपका मुंबई बंदरगाह। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी परेशानी है यहाँ तक तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, उसका जवाब आपको कुछ ही समय में कमेंट के माध्यम से मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं फिलहाल यहाँ तक रिमूव करता हूँ। आगे जो आपके बंदरगाह हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से हम एक एक बंदरगाह को डिस्क्राइब जो उससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं केवल उन्हीं को हम अध्ययन करेंगे। जो लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नोट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अर्थात ऊपर से मैं रिमूव कर रहा हूँ। जितने प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे थे ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए और अगर अब तक लगातार पूछे गए हैं तो आगे भी संभावना बनती है कि इन्हीं से प्रश्न बन जाएं। लेकिन केवल हम इन्हीं के सहारे नहीं, थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी बनते हैं उनके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। देखिए, अब कई बार सामान्य से प्रश्न आते हैं कि मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है। अब आपको पता है, सबको पता है ज्यादातर लोगों को कि ये मुंबई में ही स्थित है, लेकिन उसमें इस तरीके से ऑप्शन ना होकर ऑप्शन आते हैं अरब सागर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर। कई बार आपके इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो मुंबई बंदरगाह है वो आपके लिए चारों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। मुंबई बंदरगाह आपका
अरब सागर के अंतर्गत आता है। जबकि अगर कांडला बंदरगाह इसी में पूछा जाता तो कांडला बंदरगाह के लिए, अगर मुंबई आया है तब आपने अरब सागर सही लगाया है। अगर कांडला बंदरगाह पूछा जाता तो जो गुजरात का कच्छ वाला रीजन है उसके अंतर्गत आपका कांडला बंदरगाह आता है। अर्थात अगर कांडला बंदरगाह पूछा जाता तो हमें कच्छ की खाड़ी ही अटेम्प्ट करना पड़ता। यानी आपका कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कहाँ लगाते आप, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ओके, तो इसी तरीके से कुछ प्रश्न बनते हैं तो इनके जवाब मैं आपको बता देता हूं सभी के। यानी जो कांडला बंदरगाह है वो कहां पर है, तो ये आता है कच्छ की खाड़ी, और ये हिस्सा किसका है, ये भी आपका अरब सागर का ही हिस्सा है, कच्छ की खाड़ी। बाकी इन सभी के बारे में अगर आता है तो आप लगाओगे सीधा अरब सागर, तो क्या आप समझ सकते हो इस तरफ अरब सागर स्थित है। बाकी इसके अगर इस तरफ जाओगे तो यहाँ पर पारादीप बंदरगाह से लेकर नीचे आपका ये सभी बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आते हैं। भारत का पूर्वी क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत, परंतु जो कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह है इसको हम एक नदी पर निर्मित बंदरगाह कहते हैं, इसीलिए इसे हम किसी भी खाड़ी या समुद्र में नहीं लगाएंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में है या फिर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, नीचे आपका हिंद महासागर है, आपका पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी तथा अन्य देश बांग्लादेश जैसे देश यहाँ पर स्थित है। कई बार मुंबई बंदरगाह से लेकर एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तब हम अटेम्प्ट करते हैं कि मुंबई बंदरगाह। दूसरा आता है भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। हालांकि आपने एक जगह का नाम सुना होगा, जैसे इंडिया गेट की अगर बात आती है तो हम दिल्ली में जाते हैं, यानी इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में। अब अगर ये आता है गेट वे ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रवेश द्वार, तो वो आपका मुंबई में स्थित है। गेट वे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। और जो मुंबई बंदरगाह है उसे भी हम भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इसके बारे में एक और अहम बात यह है मुंबई बंदरगाह के बारे में कि मुंबई बंदरगाह से देश का 20% आयात एवं निर्यात किया जाता है। यानी केवल जो 20% भाग है वो केवल और केवल एक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह से निर्यात एवं आयात किया जाता है। पश्चिमी तट का, अब ये भी बात आती है कि पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आप लगाओगे मुंबई बंदरगाह। इसके अलावा इस बंदरगाह की क्षमता कितनी है, तो इस बंदरगाह की क्षमता 200 टन, और ये किस में रहता है, लगभग में रहता है। यानी इस बंदरगाह की जो क्षमता है लगभग 200 टन है। इसके बाद जो अगला बंदरगाह है आपका न्यावा शेवा बंदरगाह, तो ये बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है, और जो मुंबई बंदरगाह था उसी की सहायता के लिए इसे स्थापित किया गया, उसी की सहायता के लिए इसे स्थापित किया गया था। और यह सर्व सुविधा युक्त, यानी सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह कौन सा है, तो सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्यावा शेवा बंदरगाह को सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह कहते हैं। अगला आपका जो मार्मगोआ बंदरगाह है इसके बारे में विशेष नहीं है, बस यही आता है कि सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है, तो आप बता सकते हो गोवा के अधीन जो स्थित है मार्मगोआ बंदरगाह, वो इन सभी बड़े बंदरगाहों में छोटे बंदरगाह के रूप में गिना जाता है। न्यू मंगलौर बंदरगाह आपका काफी बार इससे प्रश्न बनता है कि जापान के लिए, मुख्यतः जापान के लिए लौह निर्यात के लिए कौन से बंदरगाह का उपयोग किया जाता है, वो है आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह जो कर्नाटक में स्थित है।
जो न्यू मंगलौर बंदरगाह है उसे शुष्क सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, यानी सूखी चीजें भेजने के लिए। आप देख सकते हो कि जो मुंबई बंदरगाह था वहां से कॉटन या जो सूती वस्त्र थे उसको निर्यात किया जाता है, परंतु ये आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह केवल और केवल लोहे के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आगे आपका कांडला बंदरगाह जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। इससे मुख्यतः खनिज तेल, आप देखोगे गुजरात में कई प्रकार के खनिज और तेल के कुएं मिलते हैं, तो खनिज तेल के लिए मुख्यतः कौन सा, तो आप लगाओगे कांडला बंदरगाह है वो प्रसिद्ध है। यानी खनिज तेल के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, तो कांडला बंदरगाह मुख्य रूप से खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में जो न्यू मंगलौर बंदरगाह स्थित है उससे संबंधित प्रश्न ये भी बनता है कि कर्नाटक में न्यू मंगलौर बंदरगाह से जो निर्यात किया जाता है लोहा, वो कर्नाटक की किस खदान से निकाला जाता है, तो उसमें आपको कुद्रेमुख यानी मुख्य रूप से जो कुद्रेमुख खदान है उसी के द्वारा निकाला गया लोहा यहाँ से निर्यात किया जाता है। जो कोच्चि बंदरगाह आपका केरल में स्थित है। केरल आपका इस तरीके से कुछ क्षेत्र आता है जिसे मसालों की बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा था हमारे यहाँ भारत की खोज करने के लिए 1498 में एक व्यक्ति आया था, वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाली यात्री जितने दिन सफर करके आया उतना पूरा खर्चा भारत में रुका, उतना आने जाने का पूरा जोड़कर केवल कुछ मसाले ले गया था। उससे ले जाकर उसने जो खर्चा था उसका 60 गुना जाकर वसूल किया था। तो जो केरल हमारा मसालों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर उच्च स्तरीय यानी विश्व की अच्छी क्वालिटी के मसाले केरल में पाए जाते हैं, और केरल में चाय, कॉफी और रबर भी पाई जाती है। तो चाय, कॉफी, रबर और मसालों का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो कोच्चि बंदरगाह से। आप समझ सकते हो, देखिए आपको कुछ न कुछ अपने दिमाग के माध्यम से भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो चाय, कॉफी, रबर अगर इससे संबंधित आता है तो आपको केरल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उच्च स्तरीय जहाँ पर जो चीजें होंगी वहीं से निर्यात की जाएंगी। तो चाय, कॉफी, रबर आपके मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, केरल, और वहां पर जो बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। न्यू मंगलौर यानी जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में मुख्य रूप से लोहा कुद्रेमुख खदान से निकलता है, तो लोहे के लिए प्रसिद्ध होगा न्यू मंगलौर। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ज्यादातर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपका जो हल्दिया बंदरगाह है या कोलकाता बंदरगाह है, तो वो देश के आंतरिक व्यापार के लिए, यानी अगर इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक कोई भी रास्ता तय करना है, कोई भी माल भाड़ा आपको भेजना है, तो आप बड़ी आसानी से भेज सकते हो। और मुख्यतः आपके देश में, यानी जो हमारा देश है भारत, उसमें व्यापार के लिए सड़क परिवहन, रेल परिवहन का भी उपयोग किया जाता है, या रेल संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है, हवाई मार्गों का भी उपयोग किया जाता है, परंतु सर्वाधिक अगर उपयोग होता है तो वो जल संसाधन या फिर आपके बंदरगाहों के रूप में आपके जहाजों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें माल भाड़ा ढोने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और यहाँ से जो है देश की जब सीमा पर आ चुका होता है तो टैक्स वगैरह भी बहुत कम लगता है। ओके, तो यहाँ तक ये आपको सबको क्लियर होगा। आगे अपन तूतीकोरिन, चेन्नई तथा एन्नौर बंदरगाह के बारे में जानते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह है, इस बंदरगाह को पीवी चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, परंतु जो चेन्नई बंदरगाह है वो सबसे पुराना बंदरगाह एवं एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो आपका चेन्नई बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह के बारे में एक विशेष प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे नवीन बंदरगाह, या भारत का 12वां या 13वां भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर इसको भी शामिल करेगा तो 13वां वरना 12वां, यानी भारत का सबसे नवीन बंदरगाह कौन सा है, तो एन्नौर बंदरगाह भारत का सबसे नवीन बंदरगाह है। सर्वाधिक बंदरगाह 3 तूतीकोरिन, चेन्नई तथा एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। यह बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है एवं यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे संरक्षित है।
इस बंदरगाह के किनारे पर जहाजों की मरम्मत, कई बार आता है कि जहाजों की मरम्मत कहाँ पर की जाती है, तो जो विशाखापट्टनम आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है उसके नजदीक ही जहाजों की मरम्मत का कारखाना स्थापित किया गया है। यानी जहाजों की मरम्मत के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, तो आप उसमें लगाएंगे कि आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह जहाजों की मरम्मत के लिए प्रसिद्ध है। और यह किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं यानी यहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसे विस्तृत किया गया है, उसके लिए यह बंदरगाह बहुत अधिक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। इसके बाद उड़ीसा राज्य में स्थित आपका पारादीप बंदरगाह, इसके बारे में कुछ ऐसा विशेष प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता, परंतु कई बार आता है कि कोलकाता एवं उड़ीसा के बीच में जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है, तब हम पारादीप को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक झील भी है, सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा के अंतर्गत, हालांकि उसी को काटकर इसी के सहारे से बना हुआ बंदरगाह है आपका पारादीप बंदरगाह। उसके बाद कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह में कहां से कहां तक व्यापार किया जाता है, यानी इसका उपयोग आंतरिक व्यापार के लिए अधिक किया जाता है। देखिए, एक तो होता है देश के अंदर व्यापार यानी आंतरिक व्यापार, तो ये हल्दिया इलाहाबाद से लेकर हल्दिया जो NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1 जो आपका जाता है इलाहाबाद से हल्दिया, मुख्यतः यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो बंदरगाह है देश में 13वें बंदरगाह के रूप में 2010 में स्थापित किया गया था, और यह भारत का 13वें बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया, जो एक बड़ा बंदरगाह है जिसका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अगर बंदरगाह से रिलेटेड कोई भी आपका अगर क्वेरी है या समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, कुछ ही समय में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि लाइव अगर क्लासेस होती है तो हमें तुरंत जवाब कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको मिल जाता है, परंतु ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी प्रकार की किसी को कोई भी समस्या है या कोई भी प्रश्न ऐसा है जहाँ दिक्कत आ रही है, उसे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।